हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस यूनिट 9 लॉजिक सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में 2020 और 2021 के जितने सारे लॉजिक के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करूँगा। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन 1, नेगेशन इज ए बाइनरी ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर। ऑप्शन 2, inductive leap makes the conclusion of an inductive argument probable. Option 3, Boolean interpretation accepts only the contradictory square of opposition of propositions. और ऑप्शन 4, ट्रूथ टेबल इज ए डिसीजन प्रोसीड्यूर। तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखो, जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि नेगेशन इज ए बाइनरी ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर। हम लोग को पागल समझा है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, जो ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर है वो कौन कौन सा है? डॉट, इम्प्लाइज और वेल, राइट? और इक्विवेलेंस भी आ सकते हैं। तो नेगेशन नहीं है। नेगेशन का जो पावर है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर सकते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर सकते हैं, राइट? तो ये ऑपरेटर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, राइट? तो ऑप्शन 1 हमारा फॉल्स हो जाएगा। और देखो, जो दूसरा स्टेटमेंट है, इंडक्टिव बिलीफ मेक्स द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोबेबल, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, जब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात होती है तो ये पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, राइट? और जो कंक्लूजन होता है वो प्रोबेबली होते हैं, मतलब संभावनाएं होते हैं, राइट? और देखो ऑप्शन 3, देखो, बुलियन इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट्स ओनली द कॉन्ट्राडिक्टरी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, ये तो बिल्कुल सही है। ट्रूथ टेबल इज ए डिसीजन प्रोसीड्यूर, ये भी सही है, राइट? तो उम्मीद करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंस बिलो? तो निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वाक्यों का सही प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है? वी शैल स्विम इवन इफ इट रेन्स, तो बारिश हो तो भी हम तैरेंगे। तो देखो, व्हेयर W इज इक्वल्स टू वी शैल स्विम एंड R इज इक्वल्स टू इट्स रेन। तो देखो, जब ऑप्शन में W नहीं देना था तो यहाँ पर W लिखा क्यों है? तो यहाँ पर S होगा, राइट? ओके, तो तैरना किस किस को आता है? जिन लोगों का तैरना आता है तो वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है? अगर छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कहना चाहता है। तो देखो, वी शैल स्विम, हम तैरेंगे, इवन इफ इट रेन्स, बारिश हो तब भी हम तैरेंगे, बारिश ना हो तब भी हम तैरेंगे, तो राइट? तो देखो, आर मतलब इट रेन्स, अगर बारिश होंगे तब तो हम तैरेंगे। वेल, अगर नहीं हुआ तब भी हम तैरेंगे, तो नेगेशन आर, राइट? देन मतलब इम्प्लाइज एस मतलब वी शैल स्विम। इस सेंटेंस को घुमा दो, देखो, इवन इफ इट रेन्स वी शैल स्विम, राइट? तो यही हुआ ना। तो देखो ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है P इक्विवेलेंस टू Q। ऑप्शन बी पर है, देखो, नेगेशन P इम्प्लाइज Q। सी पर है P डॉट Q डॉट R। ऑप्शन डी पर है, देखो, P वेल Q इम्प्लाइज R। और लिस्ट 2 में इसका असर्शन दिया हुआ है, तो आप लोगों को इसके साथ मैच करना होगा। तो फ्रेंड्स देखो, जो ऑप्शन ए है मतलब P इक्विवेलेंस टू Q, ठीक है? तो इक्विवेलेंस का रूल क्या है? P डॉट Q वेल नेगेशन P डॉट नेगेशन Q, राइट? यही है। तो देखो, ए को 3 से मैच करो, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। और इक्विवेलेंस का और एक रूल है, ठीक है? तो इसको भी याद रखो, P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P।
तो ये इक्विवेलेंस का ही रूल है, P इक्विवेलेंस टू Q, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। अब देखो ऑप्शन C P डॉट Q डॉट R, ठीक है। तो इसको एसोसिएशन का रूल्स यहाँ पर अप्लाई होगा। देखो P डॉट Q डॉट R, मतलब C को 1 से मैच करो। तो देखो तभी यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, A और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। अब देखो ऑप्शन B नेगेशन P इम्प्लाइज Q, तो ये ऑप्शन 4 के साथ मैच होगा, P डॉट नेगेशन Q, ठीक है। तो B को 4 से जैसे मैच किया तो देखो हमारा आंसर बन गया, तो ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो जो D ऑप्शन है वो 2 के साथ मैच हो जाएगा, तो P वैल Q इम्प्लाइज R, तो ये P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज R के साथ मैच हो जाएगा। तो देखो जो ऑप्शन A और ऑप्शन C, ये दोनों तो जो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का है, राइट, तो उससे अप्लाई हो जाएगा। और देखो जो ऑप्शन B और ऑप्शन D है, ठीक है, उसको हम कैसे मैच किया वो भी हम आगे बताएंगे। तो गाइज रूल्स ऑफ इन्फरेंस और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट, ये सारे रूल्स अपने याद में रखो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, तो देखो जो नेगेशन P इम्प्लाइज Q है, तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो देखो 2 नंबर स्टेटमेंट पर नेगेशन P वैल Q, तो हम क्या किया, इम्प्लीकेशन रूल अप्लाई किया। जैसे ही हम इम्प्लीकेशन रूल को अप्लाई किया तभी हम लोगों को ये डी मॉर्गन जो रूल्स है, ठीक है, वो नज़र आ गया। देखो तो हम डी मॉर्गन रूल को अप्लाई किया, तो उसके बाद डबल नेगेशन का रूल अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये भी मुझे कन्फ्यूजन था, ठीक है, मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल गया था, तो मैं सर को ये भेजा था, तो सर ने मुझे बताया। तो देखो और एक है P वैल Q इम्प्लाइज R, ठीक है, तो इसको भी हम लोग इम्प्लीकेशन के रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखो नेगेशन P वैल Q वैल R, ठीक है। अब देखो डी मॉर्गन रूल अप्लाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि देखो नेगेशन P वैल Q है, तो इसको हम डी मॉर्गन जैसे ही अप्लाई किया, नेगेशन P डॉट नेगेशन Q वैल R, ठीक है। तो अब इसको हम कम्यूटेशन रूल को अप्लाई करेंगे, तो R को हम पहले ले आएंगे। तो देखो R वैल नेगेशन P डॉट नेगेशन Q, ठीक है, तो इसको कम्यूटेशन रूल अप्लाई किया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई कर दूंगा, तो देखो R वैल नेगेशन P डॉट R वैल नेगेशन Q, ठीक है। अब फिर से इसको कम्यूटेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो देखो नेगेशन P वैल R डॉट नेगेशन Q वैल R, ठीक है, तो कम्यूटेशन रूल अप्लाई किया। अब इसको इम्प्लीकेशन करेंगे, P इम्प्लाइज R डॉट Q इम्प्लाइज R, तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से करना था, ओके। तो 2020 में ये 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो ये तीनों क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने का है, ओके। तो अब 2021 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आज कितना तारीख है, 15 जुलाई, और लगभग 27 डेज रह गया है, राइट। तो अब प्रिपरेशन को उस लेवल पर लेके जाओ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, तभी तुम्हारा JRF क्रैक होगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 2021 के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। स्टूडेंट्स आर नेवर फुलिश इज ए प्रोपोजिशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो विद्यार्थियों मूर्खों कभी नहीं होते हैं, किस प्रकार का तर्क वाक्य है। तो ऑप्शन ए प्रोपोजिशन, ऑप्शन बी ई प्रोपोजिशन, या फिर ऑप्शन सी आई प्रोपोजिशन, या फिर ऑप्शन डी ओ प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ये सारे क्वेश्चंस करके आए हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखो जो गुण और परिमाण को दृष्टिगत रखते हुए प्रोपोजिशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ए प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट्स आर नेवर फुलिश मीन्स विद्यार्थियों मूर्खों कभी नहीं होते हैं। तो ये जो कभी जो शब्द है मीन्स नेवर जो टर्म है वो होल प्रोपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये होल प्रोपोजिशन को इंडिकेट कौन प्रोपोजिशन करता है, ई प्रोपोजिशन और ए प्रोपोजिशन, राइट। तो ए प्रोपोजिशन यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एफर्मेटिव बात नहीं हो रहा है, राइट, ये नेगेटिव की तरफ बात हो रही है। तो ये सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। तो सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कब होता है, जब किसी तर्क वाक्य का उद्देश्य पद का वर्ग विधेय पद के वर्ग में पुनर्तया समाहित ना हो तो उसे सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य मीन्स ई प्रोपोजिशन कहते हैं, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Consider in the following statements with reference to the distribution of the terms of the categorical proposition. तो निम्नलिखित कथनों पर निरूपाधिक तर्क वाक्य के पदों के वितरण को संदर्भों में विचार कीजिए. तो ऑप्शन ए, प्रेडिकेट टर्म ऑफ नेगेटिव प्रोपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो फ्रेंड्स, नेगेटिव प्रोपोजिशन कौन कौन सा प्रोपोजिशन है? ई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन, राइट. तो फ्रेंड्स, ई प्रोपोजिशन में दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और जो ओ प्रोपोजिशन है और वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रेडिकेट टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, राइट. तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है. ओके, अब देखो ऑप्शन बी, प्रेडिकेट टर्म ऑफ द एफर्मेटिव प्रोपोजिशन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड. तो फ्रेंड्स, एफर्मेटिव प्रोपोजिशन कौन कौन सा है? ए प्रोपोजिशन और आई प्रोपोजिशन, राइट. तो ए प्रोपोजिशन तो ओनली सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आई प्रोपोजिशन में तो कोई टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. तो ये भी बिल्कुल सही है. और ऑप्शन सी, सब्जेक्ट टर्म ऑफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है वो ए प्रोपोजिशन है और ई प्रोपोजिशन है, राइट. और ए प्रोपोजिशन तो सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ई प्रोपोजिशन में भी सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो ये ऑप्शन भी सही है. तो ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग प्रोपोजिशन. तो निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए तर्क वाक्यों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ऑल स्टूडेंट्स आर यंग, ये तो ए प्रोपोजिशन है, राइट. और सम स्टूडेंट्स आर नॉट यंग, तो ये ओ प्रोपोजिशन है. तो ए और ओ के बीच कौन सा रिलेशन होता है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है, राइट. तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. और ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप और दो प्रोपोजिशन में रहता है और वो है ई प्रोपोजिशन और आई प्रोपोजिशन के बीच, राइट. तो ये भी याद रखो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एज पर द एक्सियोम्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म. तो श्रेणीबद्ध न्यायिक वाक्यों के गुण के अभिगृहीत के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए, बोथ द प्रेमिसेस कैन बी नेगेटिव, मतलब दोनों आधार वाक्य नकारात्मक हो सकते हैं. ये तो बिल्कुल गलत है. और ऑप्शन बी, इफ़ वन प्रेमिसिस इज नेगेटिव द कंक्लूजन कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव. यदि एक आधार वाक्य नकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है. ये भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ओनली नकारात्मक होगा, राइट. अब देखो ऑप्शन सी, इफ़ वन प्रेमाइस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव. यदि एक आधार वाक्य नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक ही होगा. ये बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, तो ये सारे जो वैधता का जो रूल्स है वो उनमें से आते हैं. तो वैधता का जो रूल्स है उन सभी को एक बार देख लीजिए, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग सिलोजिज्म एंड मार्क द करेक्ट कोड. तो निम्नलिखित नए वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए. तो सम स्नैक्स आर फ्रेंडली, नो फ्रेंडली बीइंग्स बाइट, देयरफॉर नो स्नैक्स बाइट. तो ये सिलोजिज्म में कौन सा फैलासी है या फिर ये एक वैलिड सिलोजिज्म है, ये आप लोगों को बताना होगा. तो देखो, जो नो स्नैक्स आर बाइट, तो यहाँ पर जो पक्षपद है वो है नो स्नैक्स, मतलब स्नैक्स, ओके. और जो बाइट है वो साध्यपद है. और जो हेतुपद है यहाँ पर वो क्या है? वो फ्रेंडली. तो हेतुपद को एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट. तो देखो यहाँ पर ई प्रोपोजिशन, मतलब जो सेकंड प्रोपोजिशन है नो फ्रेंडली बीइंग्स बाइट, तो यहाँ पर जो फ्रेंडली टर्म है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. अब देखो जो फर्स्ट प्रीमाइसिस है, मतलब सम स्नैक्स आर फ्रेंडली, ये तो आई प्रोपोजिशन है, राइट. और आई प्रोपोजिशन कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. अब देखो ये स्नैक्स जो टर्म है वो कंक्लूजन पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट. तो यहाँ पर तो फैलासी हुआ है, ओके. तो ये जो स्नैक्स जो टर्म है वो तो पक्षपद है, राइट. और इसको जो फैलासी होता है वो है फैलासी ऑफ इलिसिट माइनर, मीन्स अव्यक्त पक्षदोष. तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सिलेक्ट द कोड व्हिच इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट विथ टू प्रीमाइसेस. ऐसे कोड का चयन कीजिए जो दो आधार वाक्यों के निगमनात्मक तर्कों के संदर्भों में सही नहीं है. तो देखो ऑप्शन ए, एन आर्ग्यूमेंट विथ वन ट्रू एंड वन फॉल्स प्रीमाइस एंड फॉल्स कंक्लूजन इज वैलिड.
ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो एन आर्ग्यूमेंट विथ 2 फॉल्स प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन इज़ वैलिड, ये भी सही है। और देखो एन आर्ग्यूमेंट विथ 2 ट्रू प्रीमाइस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन इज़ वैलिड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों ट्रू प्रीमाइसेस है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, राइट, यहाँ पर फॉल्स नहीं होगा। अब देखो एन आर्ग्यूमेंट विथ 2 ट्रू प्रीमाइस एंड ए ट्रू कंक्लूजन इज़ वैलिड, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ऑप्शन सी ये गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड इन्फरेंस, तो निम्नलिखित में से कौन सा अवैध अनुमान है। तो ऑप्शन ए एदर पी और क्यू नॉट पी देयरफॉर क्यू। अगर इसको सिंबलिक आकार में सजाए तो ये इस तरह का होगा कि पी वेल क्यू नेगेशन पी देयरफॉर क्यू, तो ये डिसजंक्टिव सिलोजिज्म हो जाएगा, राइट। तो ये तो वैलिड इन्फरेंस है। अब देखो ऑप्शन बी इफ़ पी देन क्यू नॉट पी देयरफॉर क्यू। ओके, तो इसको अगर सिंबलिक आकार में सजाए तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू नॉट पी देयरफॉर क्यू, ये तो किसी भी तरह का वैलिड इन्फरेंस नहीं है, राइट। अगर इसको वैलिड फॉर्म में आना चाहिए तो ये P इम्प्लाइज Q नेगेशन Q देयरफॉर नेगेशन P होगा, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये एक इनवैलिड इन्फरेंस है। अब देखो ऑप्शन सी इफ़ P देन Q नॉट Q देयरफॉर नॉट P, ये तो हम लोगों ने अभी कहा, राइट, ये मोडस टॉलेंस का रूल्स है। अब देखो जो ऑप्शन डी है इफ़ P देन Q P देयरफॉर Q, तो ये मोडस पोनेंस का रूल्स है, राइट, P इम्प्लाइज Q P देयरफॉर Q। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द प्रोपोजिशन ऑल मेंबर्स आर वोटर्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सभी सदस्य मतदाता है, इसका प्रति परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए ऑल नॉन वोटर्स आर मेंबर्स, ऑप्शन बी ऑल नॉन वोटर्स आर नॉन मेंबर्स, ऑप्शन सी ऑल वोटर्स आर नॉन मेंबर्स, या फिर ऑप्शन डी नो नॉन वोटर्स आर मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, जो ऑल मेंबर्स आर वोटर्स, ये जो प्रोपोजिशन है ये तो ए प्रोपोजिशन है, और ए प्रोपोजिशन का जो कॉन्ट्रापोजिशन होता है वो ए प्रोपोजिशन ही होता है, राइट। और ई प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन होता है ओ प्रोपोजिशन, और आई प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन संभव नहीं है, और ओ प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन जो प्रोपोजिशन होगा वो है ओ प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए प्रोपोजिशन का पूछा है, तो ए प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रा प्रोपोजिशन होता है वो ए प्रोपोजिशन ही होगा। तो कॉन्ट्रापोजिशन का जो अर्थ है वो है समविवर्तन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऑप्शन डी को तो डिलीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो ई प्रोपोजिशन हो जाता है, राइट। तो ई प्रोपोजिशन तो नहीं होगा ए प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन। तो देखो ऑल नॉन वोटर्स आर मेंबर्स, ये तो नहीं होगा, राइट, यहाँ पर नॉन मेंबर्स होता तो ये हो जाता। तो देखो ऑप्शन बी ऑल नॉन वोटर्स आर नॉन मेंबर्स, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कॉन्ट्रापोजिशन में तो पहले ऑब्वर्सन होगा, उसके बाद कन्वर्सन होगा, उसके बाद फिर से ऑब्वर्सन होगा, राइट। तो आप लोग ट्राई करो, ट्राई करके देखो ये बी ऑप्शन आता है कि नहीं है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक देकर जाइए, जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन पर लिखो, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।